कभी सोचा है अगर कोई ऐसा दुश्मन हो जो सिर्फ तुम्हारी जमीन नहीं, तुम्हारी भाषा, तुम्हारे मंदिर, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे विचार सब मिटा देना चाहता हो? वो दिन में व्यापारी बने और रात में झल्लाद, तुम्हारे गुरुओं के वस्त्र पहने पर इरादा सिर्फ कब्र खोदने का हो। ये वो कहानी है जो किताबों में मिलेगी मगर आधी अधूरी, और उनकी कहानी है जिनके पुरखों ने ये युद्ध लड़ा लेकिन वो आज अपने ही घरों में मेहमान बन चुके हैं। इस कहानी में एक नाम नहीं, एक सवाल है कि किसने कहा था कि अब हम तुम्हारी सरहदों पर नहीं, तुम्हारे धर्म पर वार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस अधूरी कहानी को। 8वीं शताब्दी की शुरुआत में दमिश्क से उभरते उमैयद खलीफा ने इस्लामी फैलाव को ताकत और मजहब दोनों का औजार बनाया। 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण कर राजा दाहिर को पराजित किया और अरब साम्राज्य की पहली स्थायी चौकी भारत में स्थापित की। यह सिर्फ एक जीत नहीं बल्कि हिंदुस्तान की सरहदों पर पक्के खतरे की शुरुआत थी। इसके बाद अरब सेनाएं मकरान, बलूचिस्तान होते हुए 713 में मुल्तान पहुंची, जहां मस्जिदें और इस्लामी प्रशासन स्थापित हुआ। खलीफा वलीद और फिर हिशाम के द्वार में ये हमले गांधार, पेशावर और तक्षशिला तक बढ़ गए। अल बिलादुरी की फतह उल बुल्दान और तबरी जैसे लिखने वालों ने इन हमलों को पक्के इस्लामी राज की कोशिश बताया है, जो अब सिर्फ लूट और जबरन धर्म बदलवाने तक सीमित नहीं थे। गांधार, काबुल, जबुल और कश्मीर से सटे इलाकों के छोटे हिंदू राजाओं को हराया गया, मंदिर तोड़े गए, सरदारों को जबरन धर्म बदलने पर मजबूर किया गया और बौद्ध हिंदू सांस्कृतिक केंद्रों को मिटाया जाने लगा। गांधार, जो बौद्ध हिंदू संगम था, अब इस्लामीकरण की दिशा में बढ़ने लगा। अरब फौजों की नजर कश्मीर की ओर गई, एक सांस्कृतिक और सैनिक प्रतीक। बल्तिस्तान, कारगिल और गिलगित जैसे इलाके मध्य एशिया से जुड़े थे और इस्लामी फैलाव के लिए अहम थे। मुश्किल पहाड़ी रास्तों और सख्त फौजी इंतजाम के बावजूद खलीफा ने हुक्म दिया कि कश्मीर की सरहदों तक इस्लामी झंडा पहुंचना चाहिए। अरब व्यापारी और जासूस कश्मीर में छुपी खबरें इकट्ठा करने लगे। उस दौर में कारकोट वंश का उठाव हो रहा था, लेकिन शुरुआती राजा आपसी झगड़ों में फंसे हुए थे। राजधानी की सियासत में उलझन ने सरहदों को कमजोर किया और यही अरबों के लिए मौका बन गया। 724 में अरब सेनाएं गिलगित और बल्तिस्तान तक पहुंच गईं। सरहदी गांवों में लूट, मंदिर तोड़ने और यात्रियों पर हमले होने लगे। कश्मीर की सरहद अब केवल कागजी खतरा नहीं रही, वह बिल्कुल असली बन चुकी थी। इस सब के बावजूद कश्मीर की राजधानी में कोई ठोस फौजी जवाब नहीं दिया गया। वजह साफ थी, कोई ऐसा नेता सामने नहीं आया था जो सिर्फ ताकत के लिए नहीं बल्कि सभ्यता और पहचान की हिफाजत के लिए उठ खड़ा हो। लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं चला। अगले 10 सालों में इतिहास की दिशा बदलने वाली थी। अरबों के लिए कश्मीर अब एक आसान निशाना नहीं रहने वाला था, क्योंकि इतिहास के मंच पर एक नाम उभर रहा था, राजा ललितादित्य मुक्तापीड। 724 में कश्मीर की सत्ता एक ऐसे शासक के हाथ में आई जो केवल राजा नहीं बल्कि सेना नायक, रणनीतिकार और सांस्कृतिक रक्षक भी थे, राजा ललितादित्य मुक्तापीड। कारकोट वंश के इस तेजस्वी सम्राट ने शासन संभालते ही सबसे पहले फौजी इंतजाम और सरहदों की हालत को सबसे ऊपर रखा। उनका मकसद बिल्कुल साफ था, कश्मीर को अरब हमलों की परछाई से पूरी तरह आजाद रखना और उसे एक मजबूत, संगठित राज्य के रूप में खड़ा करना। राजा ललितादित्य का राज्य तिलक उस दौर में हुआ जब गंधार और बल्तिस्तान के इलाके लगातार अरब दबाव झेल रहे थे। सरहदी हिंदू सरदार या तो झुक चुके थे या पहाड़ियों में छिपने को मजबूर थे। कश्मीर में डर और असमंजस का माहौल था। यह सब देखते हुए राजा ललितादित्य ने ब्राह्मणों और बौद्ध संघों के बीच संतुलन बनाया, जिससे धार्मिक और वैचारिक मतभेदों से उबरकर एकजुट समाज तैयार हो सके। राजतरंगिणी के अनुसार राजा ललितादित्य ने शासन संभालते ही पुराने किलों की मरम्मत करवाई, नए किले बनवाए और हिमालयी इलाकों में फौजी चौकियां तैयार की। वे भली भांति समझते थे कि कश्मीर की भौगोलिक स्थिति जितनी सुरक्षा देती है, उतनी ही उसकी दुर्गमता दुश्मन की हलचलों पर निगरानी रखने में रुकावट भी बन सकती है। इसलिए उन्होंने सीमांत क्षेत्रों में गुप्तचर तंत्र विकसित किया। व्यापारियों और तीर्थयात्रियों के वेश में जासूस अरबों की गतिविधियों की सूचना राजधानी तक पहुंचाने लगे।
इसके साथ ही उन्होंने अपने आसपास के राज्यों से रिश्ते भी मजबूत किए। उत्तर में तिब्बती राज के साथ समझौता किया ताकि पूरब की सरहदें सुरक्षित रहें और सारा ध्यान पश्चिमी मोर्चे पर लगाया जा सके। दक्षिण में त्रिपुरी और वत्स राज्यों से भी डिप्लोमैटिक संवाद स्थापित किया गया ताकि जरूरत पड़ने पर मदद मिल सके। यह साफ था कि राजा ललितादित्य सिर्फ कोई एक फौजी हमला नहीं करना चाहते थे, वे पूरे उत्तर भारत में एक मजबूत और टिकाऊ विरोध की बुनियाद रख रहे थे। इस समय कश्मीर की राजधानी परिहारपुर में फौज का दोबारा गठन किया गया, जिसकी वजह से कश्मीर में अब एक नया आत्मविश्वास पनप रहा था। जहां पहले अरब आक्रमण की खबरें डर और निराशा फैलाती थीं, अब जनता को विश्वास होने लगा था कि राज्य की बागडोर ऐसे हाथों में है जो केवल ताज के लिए नहीं बल्कि तलवार उठाने के लिए भी बने हैं। यही वह समय था जब सरहदी गांवों से यह सूचना राजधानी तक पहुंची, गंधार की दिशा से धूल उड़ रही है, दुश्मन फिर बढ़ रहा है। इस बार कश्मीर की प्रतिक्रिया मौन नहीं थी। राजसभा बुलाई गई, पुरोहितों ने शास्त्रों का पाठ किया और राजा ललितादित्य ने सिंहासन से खड़े होकर केवल एक वाक्य कहा, कश्मीर अब पीछे नहीं हटेगा। यही वाक्य उनकी नीति बन गया। अब वे केवल कश्मीर की रक्षा नहीं कर रहे थे, वे भारत की उत्तरी सरहदों को इस्लामी आक्रमण से हमेशा के लिए मुक्त करने की तैयारी में थे। कुछ समय बाद 725 में अरब सेनाओं ने गांधार के मैदानों को पार कर हिमालय की तलहटी में बसे क्षेत्रों की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। खलीफा हिशाम के आदेशों पर प्रशासक जुनैद अल मर्री और उसके बाद तमीम इब्न जराह जैसे सेनापतियों ने पेशावर, स्वात और बाल्टी इलाकों में हिंदू पहाड़ी सरदारों पर दमन चक्र चलाया। अरब इतिहासकार अल बिलादुरी और तबरी के लेखों में इन अभियानों का वर्णन मिलता है, लेकिन वे यह भी स्वीकार करते हैं कि इन इलाकों में स्थायी शासन स्थापित करना कठिन साबित हुआ। स्थानीय राजाओं और सरदारों ने खुली लड़ाई की जगह छापामार नीति अपनाई। पहाड़ी रास्तों में घात लगाकर आक्रमण किए गए और अरब सेनाएं हर रोज थकावट और प्रतिरोध से जूझती रहीं। फिर भी धीरे धीरे कुछ इलाकों में उनके प्रभाव की छाया फैलने लगी, विशेषकर बल्तिस्तान और गिलगित के क्षेत्रों में। राजा ललितादित्य के गुप्तचरों ने राजधानी परिहारपुर तक यह सूचना पहुंचाई, बल्तिस्तान की ऊंचाइयों पर विदेशी सेनाएं डेरा जमा चुकी हैं। यह कोई सामान्य चेतावनी नहीं थी, यह प्रत्यक्ष आह्वान था, अस्तित्व की रक्षा के लिए युद्ध का बुलावा। राजदरबार में अब संदेह की कोई जगह नहीं बची थी। राजा ललितादित्य ने तुरंत सरहदों पर तैनात अधिकारियों को विशेष आदेश भेजा। यह आदेश केवल रक्षा करने का नहीं था, यह आक्रमणकारी को पीछे धकेलने का था। इस समय अरबों के आक्रमणों की वजह से गांधार में तैनात कुछ पुराने हिंदू सरदारों ने कश्मीर की ओर सहायता की अपील भेजी। वे जानते थे कि उनकी सेनाएं अब अरब आक्रमण के सामने टिक नहीं पाएंगी। इन अपीलों का उत्तर राजा ललितादित्य ने साफ शब्दों में दिया, यदि गंधार को बचाना है तो युद्ध अब हमारी जमीन पर नहीं, उनकी जमीन पर होगा। राजतरंगिणी में लिखा है कि इसी समय राजा ललितादित्य ने सरहदी क्षेत्रों में कुछ चुने हुए अधिकारी भेजे, जिन्होंने वहां जाकर प्रत्यक्ष स्थिति का आकलन किया और बताया कि बल्तिस्तान के कुछ गांवों में मुस्लिम सिपाहियों ने शिव मंदिरों को अपवित्र किया है। यही वह क्षण था जब कश्मीर की आत्मा तड़प उठी। राजा ललितादित्य ने एक विशेष सभा में घोषणा की, अब तक हम प्रतीक्षा करते रहे, अब समय आ गया है कि प्रतीक्षा को प्रतिकार में बदल दिया जाए। यह वह पल था जब कश्मीर ने पहली बार अरब फतह को उत्तर देने का निश्चय किया और राजा ललितादित्य ने कहा कि आज मैं प्रतिज्ञा करता हूं, जब तक अरबों की अंतिम टुकड़ी हिमालय से बाहर न कर दूं, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। यह घोषणा केवल शब्द नहीं थी, यह एक युग बदलने वाला संकल्प था। उसी दिन राजा ललितादित्य ने युद्ध की योजना को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया। उन्होंने सबसे पहले उन सरहदी रास्तों की पहचान करवाई जहां से अरब सेनाएं सबसे अधिक सक्रिय थीं, विशेषकर कारगिल घाटी, श्योक नदी की तलहटी और द्रास के पुराने व्यापारिक मार्ग। राजतरंगिणी में उल्लेख है कि राजा ललितादित्य ने एक विशेष तुर्क अभियंत्रण मंडल की स्थापना की। इसमें वे अधिकारी शामिल थे जो केवल अरब नीति, उनकी भाषा और सैनिक संरचना को भलीभांति समझते थे। इन अधिकारियों को यह जिम्मेदारी दी गई कि वे अरबों की गुप्तचरों वाली रणनीति को तोड़ें और उनके अंदरूनी विभाजन को उजागर करें। और यही वह समय था
जब राजा ललितादित्य ने पड़ोसी राजाओं को बोला कि आज यदि कश्मीर गिरा तो कल तुम्हारी बारी होगी। यह संदेश केवल चेतावनी नहीं था, यह एक आमंत्रण था, एक साझा विरोध की बुनियाद। बल्तिस्तान से यह भी सूचना आई कि एक गुप्त अरब शिविर ने स्थानीय हिंदू महिलाओं और बच्चों को बंधक बना लिया है। यह समाचार सुनकर परिहारपुर की गलियों में गुस्से की लहर दौड़ गई। इन अत्याचारों को देखकर कई स्वयंसेवकों ने सरहद पर जाकर सेवा देने की घोषणा की। कश्मीर अब केवल लड़ने की तैयारी नहीं कर रहा था, वह क्रोध से उबल रहा था। इस पूरे घटनाक्रम को राजतरंगिणी महासंकल्प का काल कहता है। एक ऐसा समय जब कश्मीर की आत्मा केवल प्रार्थना में नहीं, प्रतिकार में सजीव हुई। और इस प्रतिकार का नेतृत्व कर रहे थे वे राजा जिन्होंने सिंहासन को युद्ध भूमि में बदलने का निर्णय लिया था। युद्ध की तैयारियां राजधानी परिहारपुर में नहीं, बल्कि सीमांत क्षेत्रों में की जा रही थीं। बल्तिस्तान के निकटवर्ती क्षेत्रों में अस्थायी छावनियां बन चुकी थीं, जहां हजारों सैनिकों को तैनात किया गया। इन सैनिकों को बर्फीली चोटियों, संकरी घाटियों और तेज हवाओं वाले वातावरण में युद्ध की विशेष शिक्षा दी जा रही थी। राजा ललितादित्य ने विशेष आदेश दिए कि फौज की हर इकाई में एक पर्वतीय गाइड नियुक्त किया जाए, जो स्थानीय रास्तों, चट्टानों और मौसम के स्वभाव से पूरी तरह परिचित हो। यह व्यवस्था उस समय के किसी भी भारतीय सेना नायक के लिए एक नया प्रयोग था। वे केवल साहस से नहीं, बल्कि भौगोलिक समझ और योजना से युद्ध जीतना चाहते थे। इसी काल में राजा ललितादित्य ने फौज को संबोधित करते हुए एक प्रसिद्ध वाक्य कहा था, शत्रु हमारी भूमि तक आया, अब हम उसकी आत्मा तक पहुंचेंगे। यह वाक्य सैनिकों के लिए युद्ध घोष बन गया। युद्ध अब केवल सीमाओं पर नहीं, बल्कि मानसिक और सांस्कृतिक स्तर पर भी लड़ा जा रहा था। लेकिन अरब सेनाओं की शक्ति को कम नहीं आंका गया। राजा ललितादित्य जानते थे कि वे रेगिस्तानी युद्ध में निपुण हैं। उनकी नीति घातक और तेज होती है और उनकी फौज अनुशासन में कठोर होती है। इसी कारण राजा ललितादित्य ने अपने गुप्तचरों के माध्यम से उनके युद्ध अभ्यास और सैनिक संरचना का विस्तार से अध्ययन करवाया। यह पता चला कि अरब फौज लंबे अभियानों के कारण थक चुकी है और उनकी आपूर्ति की पंक्तियां बहुत लंबी हैं। इन्हीं दो कमजोरियों पर आघात करने की योजना बनी। फौज का नेतृत्व स्वयं राजा ललितादित्य ने अपने हाथ में लिया। वे अब केवल राजा नहीं, सेनापति बन चुके थे। मार्ग की कठिनाइयों को देखते हुए युद्ध के पहले चरण में गुप्त टुकड़ियों को भेजा गया। इनका कार्य था शत्रु की आपूर्ति को बाधित करना, गुप्त मार्गों को पहचानना और दुश्मन के शिविरों में भ्रम फैलाना। युद्ध अभी आरंभ नहीं हुआ था, लेकिन वातावरण में तलवारों की गंध भर चुकी थी। 728 में कश्मीर की सेना अब युद्ध के लिए हिमालय की ऊंचाइयों पर उतर चुकी थी। राजा ललितादित्य ने पहली सैन्य टुकड़ी का नेतृत्व स्वयं किया और बल्तिस्तान की ओर कूच किया। यह वह क्षेत्र था जहां अब तक अरब टुकड़ियां घुसपैठ कर चुकी थीं। स्थानीय मंदिर नष्ट किए जा चुके थे, छोटे गांवों को लूटा गया था और गुप्त पहाड़ी मार्गों पर दुश्मन की चौकियां स्थापित हो चुकी थीं। लेकिन वे नहीं जानते थे कि इस बार कश्मीर की फौज किसी सरहदी रक्षक दल की तरह नहीं, बल्कि संगठित, प्रशिक्षित और प्रतिशोध से भरी हुई राष्ट्र सेना की तरह आ रही है। जैसे ही कश्मीर की फौज ने द्रास के रास्तों को पार किया, ठंडी हवाओं और ऊंची बर्फीली चट्टानों के बीच दुश्मन के पहले गश्ती दल से मुठभेड़ हुई। यह मुठभेड़ भले ही छोटी थी, लेकिन संदेश बड़ा था। कश्मीर की फौज की गति, अनुशासन और पर्वतीय युद्ध में निपुणता को देखकर अरब सैनिकों ने अनुमान लगाया कि इस बार टकराव आसान नहीं होगा। उन्होंने बल्तिस्तान की मुख्य घाटियों में छिपे अपने अग्रिम शिविरों को सावधान कर दिया। 3 दिनों के भीतर राजा ललितादित्य की फौज ने गिलगित घाटी की ओर बढ़ते हुए पहला बड़ा मोर्चा संभाला। यहाँ दुश्मन ने एक ऊंचाई पर स्थित किलेनुमा शिविर बना रखा था, जिसके चारों ओर से आक्रमण असंभव माना जाता था। लेकिन कश्मीर के पर्वतीय गाइडों ने राजा ललितादित्य को वैकल्पिक रास्ते दिखाए, जिनके सहारे फौज पहाड़ी ढलानों से होकर रात के अंधेरे में दुश्मन के पीछे तक जा पहुंची। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ कश्मीर की फौज ने त्रिशूल ध्वज लहराते हुए किले पर 3 दिशाओं से हमला कर दिया। दुश्मन पूरी तरह से घबरा गया। उनकी आपूर्ति कट चुकी थी और ऊंचाई पर ठंड से जूझते सैनिक पहले ही थक चुके थे। कश्मीर की फौज ने अपनी नई युद्ध तकनीक, समकोणीय घेराबंदी और पीछे से आक्रमण को पहली बार पूरी तरह प्रयोग में लाया।
इसके तहत दुश्मन की अग्रिम पंक्तियों को उलझाकर मध्य भाग पर केंद्रित आघात किया गया। योजना सफल रही। कई अरब सैनिक मारे गए, कुछ भागे और दर्जनों बंदी बनाए गए। बंदी बनाए गए सैनिकों में से एक ने पूछे जाने पर कहा, हमने समझा था कि यह केवल एक बर्फीला देश है, यहाँ कौन युद्ध करेगा, लेकिन यह तो अग्नि से जला देने वाला प्रतिकार है। राजा ललितादित्य ने इन शब्दों को बिना कोई उत्तर दिए सुना और बंदियों को सरहदी गांवों में नजरबंद करने का आदेश दिया। किसी भी बंदी को क्षमा नहीं दी गई, लेकिन किसी का अपमान भी नहीं किया गया। यही उनका शौर्य था। इस विजय का महत्व केवल एक सैनिक उपलब्धि नहीं था, यह उस मनोबल का प्रमाण था कि कश्मीर अब केवल रक्षा नहीं, प्रतिशोध की नीति पर चल रहा है। बल्तिस्तान का यह किला अब कश्मीर के अधिकार में था और यहीं से गंधार की दिशा में सैनिक गतिविधियों का नया आधार तैयार किया गया। बल्तिस्तान की जनता, जो अब तक भय में जी रही थी, राजा ललितादित्य की सेना को देखकर दियों से गांव सजाए। कुछ स्थानों पर स्त्रियों ने मंदिरों में आरती की और गुफाओं में छिपे पुरोहितों ने एक बार फिर वेद पाठ शुरू किया। यह केवल एक युद्ध नहीं था, यह कश्मीर की सरहद पर पहली ठोस विजय थी, जो यह दिखा रही थी कि अरब फैलाव को हिमालय से आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। 729 बल्तिस्तान की जीत के बाद कश्मीर की सेना अब गांधार की ओर बढ़ चली थी। ये वही गंधार था जहां प्राचीन काल में वेदों का उच्चारण हुआ था, जहां अशोक ने धर्मचक्र चलवाया था और जहां बौद्ध स्तूपों की छाया में ज्ञान की लौ जलती थी। लेकिन अब वहां अरब फौजों का डेरा था। तलवारों की चमक, बंदी बनाए गए स्थानियों की चीखें और टूटे मंदिरों की राख। गंधार की ओर बढ़ने से पहले राजा ललितादित्य ने अपनी फौज को 2 भागों में बांट दिया। एक दल ने पीछे से जाकर शत्रु की रसद आपूर्ति पर आघात किया, जबकि मुख्य फौज सामने से मोर्चा संभालने लगी। यह नीति उस समय के किसी भारतीय सेनापति के लिए विरल थी और इस बार हर निर्णय स्वयं राजा ललितादित्य के निर्देश पर लिया जा रहा था। अरब सेनाओं का नेतृत्व कर रहा था जुनैद। उसकी सेना में कई तुर्क, अरब और स्थानीय इस्लाम में परिवर्तित हुए योद्धा थे, जो इस्लाम में बदल चुके थे। उन्होंने गंधार की कठिन पहाड़ियों में अपने लिए गढ़ बना लिए थे, जहां से वे कभी कश्मीर के तीर्थ यात्रियों पर, कभी व्यापारियों पर हमला करते थे। उनका आत्मविश्वास इतना था कि उन्होंने कश्मीर की फौज को गंधार तक पहुंचने ही नहीं देने की शपथ ली थी। लेकिन वे इस बात से अनजान थे कि राजा ललितादित्य केवल तलवार से नहीं, विचार और योजना से भी लड़ते हैं। जैसे ही उनकी सेनाओं ने गंधार के बाहरी गांवों को मुक्त कराना शुरू किया, स्थानीय जनता ने सहयोग देना शुरू किया। कुछ ब्राह्मणों ने अरब आक्रमण की जानकारी दी और बौद्ध भिक्षुओं ने गुप्त रास्ते बताए। गंधार की घाटी में युद्ध 7 दिन चला। हर मोड़ पर दुश्मन छिपा था, लेकिन कश्मीरी फौज ने अपने पर्वतीय कौशल से, तीरों की वर्षा और पत्थरों से दुश्मन के शिविरों को तबाह कर दिया। तीसरे दिन घुड़सवार टुकड़ी ने पश्चिम से आक्रमणकारियों को घेरा। मुठभेड़ भीषण थी। छठे दिन शत्रु ने पीछे हटने की कोशिश की, पर रसद कटी हुई थी, हार तय थी। 7वें दिन सूर्यास्त से पहले कश्मीर का ध्वज लहराया गया। एक पुराना मंदिर जो अब भी बचा हुआ था, वहीं दीप जलाकर सैनिकों ने विजय का स्वागत किया। गंधार अब किसी अरब आक्रमण का प्रवेश द्वार नहीं, बल्कि हिंदू प्रतिरोध का प्रतीक बन चुका था। 730 में बचे खुचे अरब दल सिंध की ओर भागे। राजा ललितादित्य ने उनका पीछा किया, मौजूदा पंजाब तक पहुंचकर सभी क्षेत्रों को मुक्त कराया। गांवों में मंदिर पुनः खुले और तलवार की छाया में लोग स्वतंत्रता की हवा में सांस लेने लगे। इसके बाद नरक शिखर नामक एक अज्ञात घाटी में अंतिम निर्णायक युद्ध हुआ। राजा ललितादित्य ने कहा, जिसने आग बोई थी अब वह रक्त से सींचा जाएगा। 3 दिशाओं से हमला किया गया। चौथी दिशा पर तीरंदाज तैनात थे। कोई कैदी नहीं, केवल संपूर्ण विनाश। अंत में पूरी घाटी शांत थी। दीप नहीं जले, लेकिन वह शांति कश्मीर की चेतना का घोष बन चुकी थी। मुस्लिम लेखों में इस युद्ध का कोई उल्लेख नहीं मिलता। अल बिलादुरी और तबरी जैसे लेखकों ने भी चुप्पी साध ली, क्योंकि यहीं आक्रांताओं की इस्लामी फतह रुक गई। राजतरंगिणी इसे हिम शिखर पर लिखा रक्तपत्र कहती है। बर्फ से ढकी भूमि अब संकल्प से जल रही थी और इसलिए 731 में उत्तर भारत में अरब आक्रमण अब लगभग समाप्त हो चुका था। सिंध की ओर भागी हुई टुकड़ियां भी विफल रहीं। मकरान और सिंध से भेजी गई अंतिम घुड़सवार टुकड़ी को झेलम चिनाब,
संगम पर ही रोक लिया गया और इसलिए अरब स्रोत या तो चुप हैं या अस्पष्ट, क्योंकि यह पराजय इतनी संपूर्ण थी कि उसका वर्णन भी अपमानजनक होता। युद्ध समाप्ति के बाद राजा ललितादित्य ने लौटकर कोई विजय सभा नहीं की। उनका उद्देश्य आत्मा की रक्षा था और वह पूरा हुआ। राजतरंगिणी कहती है, वह युद्ध नहीं, एक युग का समापन था। इसके बाद अरब कभी उत्तर से कश्मीर नहीं लौटे। उनकी गतिविधियां सिंध और दक्षिण तक सिमट गईं। कश्मीर अपने मंदिरों और आस्थाओं की भूमि बना रहा और इसके साथ ही राजा ललितादित्य ने इस विजय को सांस्कृतिक विस्तार में बदला। मंदिरों का पुनर्निर्माण, आश्रमों का पुनरुद्धार और वेद पाठ फिर शुरू हुए। इस पुनरुत्थान को स्थायित्व देने के लिए उन्होंने मार्तंड सूर्य मंदिर की स्थापना की, अरबों की राख पर खड़ा, हिमालय की ऊंचाई पर और उस दिशा में जहां से सूर्य उगता है। इतिहासकार मानते हैं मार्तंड वह प्रतीक था जब भारत ने पहली बार एक संगठित इस्लामी अभियान को रोका और उसका प्रत्यक्ष सांस्कृतिक प्रत्युत्तर दिया। यह सिर्फ मंदिर नहीं था, वह एक संदेश था, जहां सूर्य की किरण पहुंचे वहां परछाई नहीं टिकती। मार्तंड मंदिर बनवाने के बाद राजा ललितादित्य ने सुनिश्चित किया कि कश्मीर फिर कभी न झुके। राजनीतिक स्तर पर राजा ललितादित्य ने उत्तर, पश्चिम और दक्षिणी सीमाओं पर संतुलन बनाए रखा। अरब और मध्य एशिया की कोई भी शक्ति अब हिमालय को पार नहीं कर सकी। स्थानीय परंपराओं के अनुसार ललितादित्य के बाद 200 वर्षों तक कोई बड़ा विदेशी आक्रमण कश्मीर पर नहीं हुआ। अरब स्रोतों में कश्मीर का नाम अब गायब हो गया। यह मौन ही स्वीकारोक्ति थी कि यह दुर्ग अजेय था। इतिहास और पुरातत्व दोनों उसके युग की पुष्टि करते हैं। राजतरंगिणी में डिटेल्ड विवरण और एएसआई की रिपोर्टें जो मार्तंड मंदिर की आर्किटेक्चरल क्षमता और टेक्निकल उत्कृष्टता को साबित करती हैं। इन सब के बीच एक बात का गौर करना बहुत जरूरी है कि आज का कश्मीर इसका बिल्कुल उल्टा है। जहां कभी वेदों की अर्चाएं गूंजती थीं, वहां आज काफिर कहकर लोगों को मारा जाता है। जहां एक समय मार्तंड मंदिर की आरती होती थी, वहां अब उसके खंडहरों में गाय के खुर की जगह गधे के खुरों के निशान हैं। आज कश्मीर एक ऐसा क्षेत्र बन चुका है जहां 97% मुस्लिम जनसंख्या है और हिंदुओं के लिए उनके ही पूर्वजों की जमीन पर जिंदा रहना असंभव है। पत्थराव, आतंकी हमले, पुजारियों की हत्या, बम विस्फोट, पवित्र स्थलों पर हमले, ये सब अब सामान्य है और यह सब केवल संयोग नहीं है। ये उस सोच का परिणाम है जो ये प्रचारित करती रही कि मुसलमानों के आने से पहले कश्मीर में अत्याचार था। यही बात कुछ मुस्लिम इतिहासकारों ने लिखी, जैसे अल बरूनी, फतह उल बुल्दान के लेखक। लेकिन सच ये है कि कश्मीर में इस्लाम तलवार के साथ आया। शंकराचार्य पर्वत से लेकर मार्तंड मंदिर तक हर इंच पर इतिहास गवाह है। बौद्ध विहारों को तोड़ा गया, हिंदुओं को या तो जबरन मुसलमान बनाया गया या कश्मीर छोड़ने पर मजबूर किया गया। तुलना स्पष्ट है। तब कश्मीर एक आत्मविश्वासी, संस्कृति संपन्न क्षेत्र था। आज कश्मीर एक ऐसा क्षेत्र है जहां एक अमरनाथ यात्री को गोली मारने के लिए कोई पछताता नहीं और एक सीआरपीएफ जवान के शव पर भी पत्थर फेंके जाते हैं। यह पतन केवल भूगोल का नहीं है, यह स्मृति का है, क्योंकि हमने वो कश्मीर भुला दिया जो ललितादित्य के नेतृत्व में अरब फतह को रोक चुका था। और अब हम उस कश्मीर को झेल रहे हैं जो 1990 में अपने ही पंडितों को रातों रात बेघर कर चुका है। इतिहास ने एक बार जीत दिलाई थी, लेकिन हमने उसे याद नहीं रखा। और असल में ये बहुत ही शर्म की बात है कि हम अपने ही इतिहास पे गर्व करने में शर्माते हैं। अगर आपको हमारा रिसर्च अच्छा लगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।